Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnesh. UGC नेट JRF इन सोशल वर्क की इस सीरीज में आज हम एक वेरी फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दिसंबर 2023 यूजीसी नेट JRF के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। और यूजीसी नेट JRF एग्जैक्टली है क्या, इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, JRF नेट के बीच में फर्क क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि एनटीए अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, वेदर फॉर फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स, या जैसे कि रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था कि पीएचडी एंट्रेंसेस एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। उसी के साथ सीमेट कंडक्ट करवाती है, इग्नो के अलग अलग पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ओपन मैक कंडक्ट करवाती है। उसी के साथ साथ एनआईएचडी के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड असेसमेंट होते हैं, जो जॉब असेसमेंट के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, वो भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। उसी के साथ साथ जैसे यूजीसी नेट JRF होता है, वैसे ही CISR की भी एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो मोस्टली एनटीए एक ट्रस्टेड बॉडी है यूजीसी की, जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in, और आप यहाँ पे देख सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एग्जैक्टली यूजीसी नेट JRF है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली JRF एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं अमॉन्ग कैंडिडेट जो मास्टर्स एग्जामिनेशन, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, उनकी उनकी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एज अ रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलो की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए असेसमेंट एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो ये सालाना 2 सेशन में होता है, एक जून एज वेल एज दिसंबर। तो अभी का जो सेशन है वो दिसंबर 2023 का है, तो जून का ऑलरेडी हो चुका है 2023 का। अब ये सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन है दिसंबर के लिए। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो पॉपअप हो रहा है, ये मोस्टली एक पब्लिक नोटिस है जो ऑफिशियली इन्होंने अनाउंसमेंट किया होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस 30 सितंबर 2023 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, यानी वी आर ऑलरेडी लेट बाय 15 डेज। सो आप देख सकते हो कि 30 सितंबर को ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इन डिटेल एक बार हम आगे जान लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने हर सेशन के लिए वो अलग अलग बुलेटिन बनाते रहते हैं, यानी फ्रंट पेज या डिपेंड करता है अंदर का जो भी शेड्यूल होता है या जो भी माइनर चेंजेस होते रहता है, वो कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थोड़ा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई लोग क्या होता है, कई कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कम्प्लीटली पढ़ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक टाइमलाइन दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर 2023 तक है। ठीक है, और एग्जामिनेशन फी आप कब तक भर सकते हो, 29 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, एंड जनरल अनरिजर्व के लिए कितनी फीस है, 1150, एज वेल एज फॉर जनरल EWDS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ₹600 है, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD, एंड एज वेल एज फॉर थर्ड जेंडर इट इज ₹325। ठीक है, अगर कुछ करेक्शन के लिए वो विंडो ओपन करेंगे बिटवीन 30 टू 31 अक्टूबर, एंड जो भी सिटी एग्जामिनेशन जो भी वो बताएंगे वो बाद में ही बताएंगे। एडमिट कार्ड आपको डेट आपको बाद में ही बताया जाएगा। उसी के साथ साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने बता के रखा है कि कहीं ना कहीं 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अराउंड 180 मिनट से होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 पेपर 2 होता है बिना ब्रेक के। ठीक है, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों जो टैब रहता है वो आपके सामने ही होता है। ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 पहले स्टार्ट करना है तो पेपर 2 स्टार्ट कर सकते हो, या पेपर 1।
ठीक है, डिपेंड करता है आप किस तरह से वो लेके जाना चाहते हो आगे। ठीक है, और बिना ब्रेक का आपका एग्जामिनेशन होता है। टाइमिंग होता है, दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 से 12 के बीच में होता है, सेकंड शिफ्ट 3 से लेके 6 के बीच में होता है। तो वो सब जो भी डिटेल्स होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर या डेट या ड्यूरेशन या शिफ्ट जो भी होगा, वो एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ एनटीए आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एज वेल एज जो भी प्रोविजनल आंसर्स की होते हैं, अगर आपको अगर देखना आपके रिस्पॉन्सेज एज वेल एज आपके जो भी करेक्ट रिस्पॉन्सेज वगैरह आपको चेक करना है खुद से, तो उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं अपने साइट पे अपलोड करती है। उसका कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है और आपके पास वैलिड एविडेंसेस है उस आंसर को प्रूव करने के लिए, तो आप चैलेंज भी कर सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट भर के। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तो कभी अब तक तो मैंने देखा नहीं है कि एनटीए ने कभी बताया हुआ है कि वो इस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे एंड ऑल। पर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 10 जनवरी 2024 तक वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि 28 अक्टूबर को लास्ट डेट है, 22 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो रहा है। 22 दिसंबर यानी 8 8 9 31 का महीना है, तो 9 + 10 अराउंड 20 डेज के विद इन वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं। अच्छी बात है। ठीक है, और ये बेसिक इन्होंने दिया है कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, क्या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसका एक बेसिक जो भी फॉर्मेट होना चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से क्या प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के दौरान आपको कोई फेलोशिप चाहिए, फॉर एग्जांपल नेशनल फेलोशिप फॉर SC ST एज वेल एज OBC या PWD के लिए, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है या इनका जो सिलेक्शन करवाना होता है वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करवाती है। पर इन्होंने इस साल से कहीं ना कहीं एनटीए के थ्रू इनका, अगर आपको ये फेलोशिप आप चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्ज़ाम के लिए इस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हो तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो इस फेलोशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर द फेलोशिप लिस्टेड अबाउट शाल आल्सो हैव टू अप्लाई फॉर द टेस्ट, यानी कंपलसरी मैंडेटरी है कि आपको भी ये टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन है CBT, यानी पूरा जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको उस सेंटर में जाना है, आपको कहीं ना कहीं पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन MCQ टाइप होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 विल बी ऑफ 150 क्वेश्चंस, सॉरी 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे एंड टोटल मार्क्स 300 होंगे। तो पेपर 1 में अराउंड 10 यूनिट्स होंगे, अलग अलग होते हैं। जैसे वो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड आपके असेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्रिहेंशन है या आपका जो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी स्किल्स होता है या जनरल अवेयरनेस या पीपल एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करना चाहते हो आगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जाम मोस्टली जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बनना है, तो कहीं ना कहीं ये इनको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेपर वन में वो आपके टीचिंग स्किल्स एंड ऑल सब चेक करते रहते हैं थ्रू MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। और फॉर JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो, जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक फेलोशिप की तरह होता है, तो उस फेलोशिप में भी कहीं ना कहीं रिसर्च स्किल्स है या कम्युनिकेशन स्किल्स है या डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चेक करने के लिए कहीं ना कहीं पेपर वन में वो असेस करते हैं। और पेपर 2 मोस्टली आपका जो भी PG पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, यानी हम देख रहे हैं सोशल वर्क, तो सोशल वर्क के सब्जेक्ट रिलेटेड आपको ये कहीं ना कहीं पेपर 2 में सवाल पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 का भी सिलेबस बहुत ही अलग अलग 10 यूनिट में उसको डिवाइड किया गया है, वो हम आगे एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आपके सामने ये ऐसे सिलेबस आ जाएगा। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अपना जो है सब्जेक्ट सोशल वर्क, इसका कोड नंबर 10 है
और 10 अलग अलग यूनिट है। यूनिट 1 में नेचर की रिलेटेड, उसके बाद सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर है। यूनिट 3 का सोशल वर्क विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप सॉरी सॉरी। उसी के साथ साथ यूनिट 4 में सोशल वर्क, कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन है। या यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, अराउंड यूनिट 10 आपके टोटल 10 यूनिट्स है पेपर 2 में भी, ठीक है। और इसका अलग अलग उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसके क्या अलग अलग सिलेबल्स है, ठीक है। ओके, तो आगे एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या और इन्होंने बताया हुआ है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर मोस्टली इंग्लिश एंड हिंदी, और नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्किंग स्कीम इन्होंने 2 मार्क्स बताया है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 क्वेश्चंस है, कोशिश करो कि पूरे 150 सॉल्व करके आइए। जो भी आपके फर्स्ट इंस्टेंट, आपको अगर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो कोशिश करो, ये मत सोचो कि नहीं मैं बस एक ट्राई के लिए दे रहा हूँ, तो ट्राई के लिए दे रहे हो तो मत, मेरा बस एक मानना रहेगा कि मनी वेस्ट मत करो। प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस करो, पर मनी 1000 1000 इससे अच्छा आप सब्सक्रिप्शन ले लो कोई ऐप के थ्रू और प्रैक्टिस करो। मॉक प्रैक्टिस करने जाना नहीं है हमें ऑन द स्पॉट पेपर के दौरान। आप कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो निकालने के लिए, और जितने भी सवाल है वो फर्स्ट इंस्टेंट में कोशिश करो कि मार्क करने के लिए। बहुत ही आसान पैटर्न रहता है, अगर आप सही से प्लानिंग के करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करते रहोगे, प्रैक्टिस पेपर्स करते रहोगे, मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करते रहोगे, तो ज़रूर ये यूजीसी नेट आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज जेआरएफ इन सोशल वर्क, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी मोस्टली आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो जनरल एंड रिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होता है उनको कहीं ना कहीं पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट पे 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी रिजर्व कैटेगरी है या महिला या सॉरी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है मास्टर्स में। अगर आप अगर आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे 54.99% है तो मैं अप्लाई करूँ क्या, नहीं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट 55%, यानी उन्होंने बताया कि मिनिमम 55% होना ज़रूरी है विदाउट कोई राउंड ऑफ, ठीक है। वैसे ही अगर आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हो और आप फाइनल 4th सेमिस्टर के रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन, फी में भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, एज वेल एज फॉर थर्ड जेंडर, एज वेल एज फॉर दी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए भी, ठीक है। एंड यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाइड होते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए जहाँ पे भी वैकेंसीज निकलती है सोशल वर्क सब्जेक्ट के लिए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप महाराष्ट्र स्टेट आपकी जस्ट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप बस स्टेट, विद इन द स्टेट आप बस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप के सेट यानी केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने पास किया हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, तो आप बस केरला के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर यूजीसी नेट तो एफिलेटेड टू यूजीसी के जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है या कोई भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप पढ़ा सकते हो, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो थ्रू यूजीसी नेट, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो, ठीक है। एक बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हो, सॉरी, यानी आप होगे तो, ठीक है। एज लिमिट, अब एज लिमिट इन्होंने दिया हुआ है कि जेआरएफ, तो जेआरएफ में एज लिमिट कहीं ना कहीं 30 ईयर्स इन्होंने दिया हुआ है कि 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप अगर 50 साल के हो, 40 साल के हो तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दे सकते हो। पर जीआरएफ के लिए कहीं ना कहीं आपको 30 ईयर्स तक ही एज लिमिट है। और महिलाओं के लिए एज वेल एज फॉर द रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी 30 से 35, 35 टू 36 ईयर्स तक आप दे सकते हो फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड रिजर्व के लिए 30 ईयर्स है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कहीं ना कहीं दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 पेपर 2 एग्रीगेट 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो आपको उतना मिलना ज़रूरी है। अगर उतना मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके
कट ऑफ या आगे जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कट ऑफ अनाउंस करने का या क्वालिफिकेशन अनाउंस करने का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो भी स्कोर होता है वो काउंट होता है। ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको सही से अपलोड करना है। ठीक है, वो आगे हम एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान देख लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से फिलअप करना है। ठीक है, यस, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर वहाँ पे आधार कार्ड वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हो कि कोई अदर जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आधार कार्ड नहीं देना है तो भी आप नहीं दे सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पासपोर्ट नंबर अपलोड कर रहे हो या इलेक्शन कार्ड अपलोड कर रहे हो तो वही डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम के टाइम भी लेके जाना होगा। ठीक है, मैं वही आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि आपका सपना है कि आपको कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आपको पीएचडी के दौरान अगर आपको फेलोशिप चाहिए आप एज ए जीआरएफ, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। तो इसका जो स्टाइफंड होता है जीआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलो, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी या आईआईटीज में या आईएसआर में, जहाँ पे भी सोशल और क्या इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पीएचडी के लिए और आपके पास जीआरएफ है, आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टाइफंड मिलेगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हायर एजुकेशन के थ्रू आपको कहीं ना कहीं आपके पीएचडी परस्यूरेंस के लिए कहीं ना कहीं आपको फेलोशिप के माध्यम से एक स्टाइफंड मिलता है, जहां आपको अराउंड 31 टू अराउंड 38,000 पर मंथ आपको कहीं ना कहीं स्टाइफंड मिलेगा, प्लस एचआरए होता है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं रिसर्च स्कॉलर एज ए जूनियर रिसर्च फेलो आप कहीं ना कहीं काम भी कर सकते हो उस एकेडमिक प्रीमाइसिस के अंदर ही। ठीक है, और 2 या 3 साल के बाद शायद वो कन्वर्ट हो जाता है सीनियर रिसर्च फेलो में, यानी अराउंड 5 ईयर्स तक आपको कहीं ना कहीं स्टाइफंड भी मिलता है फॉर पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एक बात ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जेआरएफ का अगर आप क्वालिफाई होते हो तो उसका जो अवार्ड लेटर होता है वो कहीं ना कहीं 2 या 3 साल तक ही होता है। और जो सर्टिफिकेट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाइड होते हो तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस तो हमने देख लिया। अभी एग्जैक्टली एफएक्यूज क्या है, जैसे कि इन्होंने एफएक्यूज में बताया, तो एफएक्यूज भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें हम मिस आउट कर जाते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में वो बताते हैं और समझ में भी हमें इजीली आ जाता है एफएक्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस तो हमने देख लिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो भी हमें पता है। और एक बात ध्यान रखना है, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड मार्क फॉर यू। तो कोशिश करिए कि जितने 150 क्वेश्चंस है वो सब आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और एक बात है कि इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप, देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। यानी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे जो भी 150 क्वेश्चंस है वो करके आओ, कहीं ना कहीं 1 या 2 सवाल कहीं ना कहीं हर साल ड्रॉप होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं इनकरेक्ट निकलती है, तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहोगे, कहीं ना कहीं +2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, और फीस तो हमने देख ली है। और एक बात ध्यान रखना है कि यूजीसी नेट कहीं ना कहीं रैंक असाइन नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं कट ऑफ निकालता है, बस क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करता है कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो चुके हैं बस। और रैंक वाइज कुछ ऐसे नहीं होता कि ऑल इंडिया रैंक एंड ऑल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, उन्होंने एफएक्यू में भी बताए हुए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म वगैरह फिलअप करते वक्त, तो आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करना है आपको, या इस दिए हुए मेल आईडी पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ, जो मैंने बताया ना कि आप चैलेंज कर सकते हो रिस्पॉन्सेज वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये मिनिमल ₹200 आप पे करके अपना क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है कि आपका सही है, आपको चैलेंज करना है विद प्रॉपर एविडेंस, तो आप वो चैलेंज कर सकते हो बाय पेइंग ₹200। ठीक है,
आगे अभी हम देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है इस साल। कहीं ना कहीं आपको न्यू कैंडिडेट एज आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के बाद कहीं ना कहीं आपको मेल आईडी है वगैरह डालना है, उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर आने के बाद ओटीपी कंफर्मेशन के बाद एप्लीकेशन नंबर आता है, एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आपका एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको पूरा आपका पर्सनल एज वेल एज एजुकेशनल डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब अपलोड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने फॉर्म भरा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशंस में पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर कुछ एडिशनल डिटेल्स होते हैं वो आप फिल अप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइनल सबमिट। लाइक ये स्क्रीनशॉट मैंने उसको बोला कि ये मुझे भेजना है आपको, तो ये मैंने बहुत पर्पसली उसे मांग के लिया है कि ये मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, ये भेजना। तो ये अप्लाई फॉर, ये जब आता है आपके सामने अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर का, जब आपके सामने विंडो आएगा तब आपको ये ध्यान से भरना है। अगर आप अप्लाई फॉर करते हो तो अप्लाई फॉर के जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक ऑप्शन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ऑप्शन आएगा जीआरएफ स्लैश और असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो बस एक सिंगल में असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड जीआरएफ और स्लैश असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसा कुछ आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बस आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, बस मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाइड करके ही रुकना है, तो बस उसके के लिए सिलेक्ट करो यार। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे आगे जाके पीएचडी के लिए करना चाहता हूँ मैं, मुझे जीआरएफ लगेगी, मुझे फेलोशिप चाहिए रहेगी, तो आप वो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और आप क्वालिफाइड हो गए, तो आपको जीआरएफ का भी लेटर मिलेगा, उसी के साथ साथ आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो उसकी भी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, तो बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स भी आपको सही तरह से फिलअप करना है। उसी के बाद आपका जो फाइनल सबमिशन फॉर्म होगा ये सामने ऐसे कुछ आपके आएगा। आपको कहीं ना कहीं चेकलिस्ट देखना है कि पूरा कंप्लीटली आपने फॉर्म फिलअप किया है, कि नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब ठीक है, क्लियर है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपको ये बेसिक डिटेल्स तो समझ में आ ही रहेगी कि एपी क्या है या जीआरएफ क्या है। ये सब चीज़ें आपको मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से समझ में आ रहेगी। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है सिलेबस को लेके, क्योंकि आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट एज वेल एज सेट, आई एम करंटली अ पीएचडी स्कॉलर। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बिंदास टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके सभी के लिंक्स, इसके डायरेक्ट जो भी एप्लीकेशंस लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है पर ज़रूर फायदेमंद रहेगी। और यस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया रहेगा तो डिसलाइक बिंदास कीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।